जीएसटी के अंदर आईएमएस को लेके इन दिनों काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। हो सकता है कि आपका इसका संपूर्ण नॉलेज आपके पास में अवेलेबल हो गया हो। फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज की वीडियो में 2 ही पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। आईएमएस में जो पहला पॉइंट है वो है कि पेंडिंग एक्शन एज ए रेसिपिएंट हम लोग कब नहीं ले सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी के अंदर जो डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। फ्रेंड्स, अगर क्रेडिट नोट को सप्लायर के द्वारा इशू किया जा रहा है तो एज ए रेसिपिएंट मैं उस पर पेंडिंग एक्शन नहीं ले सकता हूँ। मुझे आईएमएस में या तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट पर कोई एक्शन नहीं लेता हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट मेरा जो है एक्सेप्ट माना जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया है कि एज ए सप्लायर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जीएसटी के अंदर ओनली सप्लायर इशू कर सकते हैं। सप्लायर जब क्रेडिट नोट इशू करता है तो वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है। तो गवर्नमेंट का ये बोलना है कि अगर सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है तो क्रेडिट नोट एज ए रेसिपिएंट द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है इनपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स का लॉस नहीं होगा। अगर वो रिजेक्ट करता है रेसिपिएंट इस क्रेडिट नोट को तो सब्सिक्वेंट मंथ में सप्लायर का वापस से ऑटोमेटिकली जो है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ये लॉजिक है। दूसरा सिनेरियो है अपवर्ड अमेंडमेंट क्रेडिट नोट का। 100 रुपए का क्रेडिट नोट पहले इशू किया गया था, फिर बाद में 110 रुपए का किया, उसको अमेंड किया जा रहा है। फ्रेंड्स, तो अगेन ये ओरिजिनल क्रेडिट नोट के समान ही है कि मतलब 10 रुपए की लाइबिलिटी जो है सेलर रिड्यूस करना चाहता है तो गवर्नमेंट अगेन बोलती है रेसिपिएंट को कि आप दो एक्शन लीजिए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट का। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेप्ट माना जाएगा, एज ए रेसिपिएंट आपकी आईटीसी रिड्यूस कर दी जाएगी और सप्लायर की भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स का कोई भी लॉस नहीं होगा। तीसरा जो सिनेरियो आता है डाउनवर्ड अमेंडमेंट। अब यहाँ पर क्रेडिट नोट के केस में उन्होंने एक कंडीशन डाली है। कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि सप्लायर ने मई मंथ में 500 रुपए का क्रेडिट नोट दिया, रेसिपिएंट ने उस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया तो आप समझिए कि सप्लायर ने जो 500 रुपए की लाइबिलिटी को रिड्यूस किया था वो रेसिपिएंट के रिजेक्शन की वजह से सब्सिक्वेंट मंथ में 500 रुपए वापस ऐड हो गए। गवर्नमेंट को क्या हुआ, एक मंथ में रिड्यूस किया, अगले मंथ में उसको ऐड कर दिया, गवर्नमेंट को कोई भी लॉस नहीं हुआ। अब सप्लायर क्या कहता है कि जो 500 रुपए का क्रेडिट नोट उसने मई मंथ में इशू किया था उसी को वो आके अक्टूबर मंथ में 400 रुपए कर देता है, मतलब कि उसको डाउनवर्ड अमेंडमेंट कर रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर एज ए रेसिपिएंट आपने ओरिजिनल क्रेडिट नोट को रिजेक्ट किया है तो फिर आपके पास में पेंडिंग एक्शन नहीं होगा। रीजन कि वो 400 रुपए की अब वापस से लाइबिलिटी रिड्यूस करने वाला है। तो गवर्नमेंट अगेन वही बोलती है कि या तो उसको एक्सेप्ट करो या उसको रिजेक्ट करो, और अगर कोई एक्शन नहीं लोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट माना जाएगा। अब डाउनवर्ड अमेंडमेंट की बात आती है किस केस में, इनवॉइस और डेबिट नोट के केस में। इनवॉइस और डेबिट नोट के केस में यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अगर ओरिजिनल इनवॉइस और डेबिट नोट एज ए रेसिपिएंट मैंने एक्सेप्ट कर लिए थे और मैंने मेरी जीएसटी 3PP फाइल कर ली। इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मई मंथ में सप्लायर ने 400 रुपए का एक इनवॉइस इशू किया, मैंने उस 400 रुपए को एक्सेप्ट किया और अपनी जीएसटी 3P में एज ए आईटीसी दिखा दी। अब जो सप्लायर है वो सब्सिक्वेंट मंथ में उस 400 रुपए की इनवॉइस को 150 रुपीज करता है। तो इस केस में क्या होगा कि अगेन सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। मैं एज ए रेसिपिएंट 400 रुपए की आईटीसी पहले ही ले चुका हूँ, तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया अब पेंडिंग एक्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब जब सप्लायर अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा तब तब एज ए रेसिपिएंट मुझे उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। कोई एक्शन नहीं लूंगा तो एक्सेप्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर भी इस केस में पेंडिंग एक्शन का कोई भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल नहीं है। तो ये 4 सिनेरियो ऐसे थे जिसमें पेंडिंग एक्शन नहीं मिलेगी। अब आईएमएस में क्या सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे? जी नहीं। जीएसटी के अंदर इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बिल ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं। उसके अंदर से अगर कोई आपका सप्लायर है जैसे कि जीटीए है वो आरसीएम सर्विसेज आपको दे रहा है, वो आईएमएस का पार्ट नहीं बनेगा। अब महाराष्ट्र में रजिस्टर है लेकिन आपका सप्लायर कभी गुजरात, कभी दिल्ली, कभी अन्य प्लेसेस में अदर देन महाराष्ट्र सप्लाई डालता है, तो एज पर पीओएस रूल आप एलिजिबल नहीं होंगे जीएसटी के लिए, इसलिए वो भी आपका एमएस का पार्ट नहीं बनेगी। सेक्शन 16(4) की अगर कोई कंडीशन है और उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आईएमएस का पार्ट नहीं बनेगी क्योंकि वो इनएलिजिबल हो जाएगी। आइस गेट के डॉक्यूमेंट मतलब इंपोर्ट डॉक्यूमेंट जब आप करते हैं और जीएसटी पे करते हैं बिल ऑफ एंट्री के थ्रू, वो भी आपका
आईएमएस का पार्ट नहीं बनेगा। जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6 के थ्रू जो इनवॉइसेज आ रही है, मतलब आईएसडी, ओआईडी है, वो भी आईएमएस का पार्ट नहीं बनेंगे। बिल ऑफ सप्लाई कौन इश्यू करता है? कंपोजिट डीलर। जो जीएसटी चार्ज नहीं करता, तो वो आईएमएस का पार्ट कैसे बनेंगे? फ्रेंड्स, ये आईएमएस से रिलेटेड 2 पॉइंट थे जो मैंने आज के वीडियो में डिस्कस किए। मैं अन्य वीडियो जो बनाऊंगा उसमें ईच एंड एवरी एक-एक पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।